हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 91 और सेक्शन 92, जिसमें हमने बताया था कि समन्स टू प्रोड्यूस मतलब किसी पर्सन को अगर समन किया जाता है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट या फिर कोई अदर थिंग जो प्रोड्यूस करनी है कोर्ट में, उसको इसीलिए उसको समन किया जाता है। और इससे हम आगे फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, जिसमें हम सर्च वारंट से रिलेटेड बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपने पास एक बेयर एक्ट ले लीजिए, जिससे आप अपने सेक्शन वाइज हम रीड करेंगे और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपके सभी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 93 में बात की गई है व्हेन वारंट में बी इशूड, मतलब कि जो सर्च वारंट है उसको कब इशू किया जाएगा बाय द कोर्ट। तो सब क्लोज फर्स्ट है, फर्स्ट क्लोज के ए सब क्लोज में बताया गया है व्हेन एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू वोम अ समन और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91। जैसा कि हमने बताया था सेक्शन 91 में हमने बात की थी कि समन्स टू प्रोड्यूस मतलब कि किसी को समन किया जाता है रिलेटेड डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, ताकि वो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करें, जो कि कोर्ट में उसको उस डॉक्यूमेंट की और अदर थिंग की जरूरत है काफ़ी। तो इसलिए अगर वो उस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग को अगर प्रोड्यूस नहीं करता है तो तब जाकर कोर्ट उसको सर्च वारंट इशू करेगी उसके अगेंस्ट। Or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summon or requisition। और समन इशू करने के बाद भी वो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट और जो अदर थिंग है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो तब जाकर कोर्ट उसको सर्च वारंट इशू करेगी उसके अगेंस्ट। जो फर्स्ट क्लोज का सब क्लोज भी है, इसमें बताया कि वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अगर कोर्ट को लगता है कि जो वो डॉक्यूमेंट है अगर किसी की पोजेशन में है और ये कोर्ट को नहीं पता है कि वो किस पर्सन की पोजेशन में है, तो तब भी कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है, किसी ऑफिसर को ट्रैक कर सकती है कि वो उसको एग्जीक्यूट कराए सर्च वारंट को। और जो फर्स्ट क्लोज का सब क्लोज सी है, सब क्लोज सी में बात की गई है वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। सब क्लोज में सी में बात की गई है जो कोर्ट है, कोर्ट को ये कंसिडर होता है कि किसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए इंक्वायरी, ट्रायल या फिर कोई अदर जो प्रोसीडिंग है अंडर दिस कोड वो सर्व करा सकती है जनरल सर्च और जो जनरल इंस्पेक्शन होती है। इसमें जनरल सर्च का मतलब होता है कि किसी भी ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो किसी भी प्लेस पर जाकर सर्च कर सकती है। उसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्लेस और डिफाइंड नहीं होता है कि वो उसको उसी पर्टिकुलर प्लेस में सर्च करनी है। जनरल सर्च में ये आता है। और जो जनरल इंस्पेक्शन इसमें बताया गया, जनरल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि वो पर्सन जो इंस्पेक्शन होती है वो किसी प्लेस एरिया, किसी जो प्रेस्क्राइब्ड एरिया होता है वहां पर जाकर वो इंक्वायरी करे। तो इन जनरल इन सर्च और जनरल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है। इट मे बी इशू सर्च वारंट, और वो इशू कर सकती है सर्च वारंट एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड। वो किसी ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकती है उस सर्च वारंट को इशू कराने के लिए, ताकि वो एग्जीक्यूट किया जा सके। मे सर्च और इंस्पेक्ट, वो ताकि वो सर्च करे और इंस्पेक्शन करे इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड द प्रोविजन हर इन आफ्टर कंटेंट, जो इस प्रोविजन में बताया गया है जिस तरह से। सेक्शन 93 के क्लोज 2 में बात की द कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को ये लगता है, अगर द स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड, तो वारंट में कोर्ट ये भी मेंशन कर सकती हैं कि जो इसमें एक पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब उसी पर्टिकुलर प्लेस में ही उसको सर्च करनी है, बाहर जाकर ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता है। एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट shall then search or inspect only the place or part so specified, जो स्पेसिफाई किया हुआ है कोई पार्ट या कोई प्लेस जो उस वारंट के अंदर मेंशन किया गया है बाय द कोर्ट, तो उसी पार्ट और प्लेस में जाकर वो जो ऑफिसर है जो एग्जीक्यूट करा रहा है सर्च वारंट को, वो सर्च करेगी किसी थिंग्स या किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो सब क्लोज 2 में सिर्फ यही था। अब आते हैं सब क्लोज 3 में। सब क्लोज 3 में बात की गई नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन अ मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट। देखिए इस सेक्शन में ये बात की गई कि इसमें इस जो सब क्लोज 3 है इसमें सिर्फ किसको ऑथोराइज किया गया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको सिर्फ ऑथोराइज किया गया है कि वो ग्रांट कर सकता है सर्च वारंट किससे रिलेटेड, एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि है पार्सल और जो अदर थिंग है इन दी, जो किसकी कस्टडी में है, पोस्टल अथॉरिटी और जो टेलीग्राफ अथॉरिटी होती है उसके अंडर में है जो पार्सल है और जो अदर थिंग है। तो उस जो
जो ये पार्सल है, जो अदर थिंग है, किसी कस्टडी में पोस्टल और जो टेलीग्राफ अथॉरिटी है, तो उससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही उससे सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। उससे अदर कोई भी इशू नहीं कर सकता कोई मजिस्ट्रेट। तो ये हमारा सेक्शन 93 था। अब हम चलते हैं सेक्शन 94 में। सेक्शन 94 में बात की गई है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें बात की है कि कोई जो सस्पेक्टेड प्लेस होते हैं, जिसमें क्या बात की गई है कि जो स्टोलन जो प्लेसेस हैं वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी और जो फोर्ज डॉक्यूमेंट वहां पर रखे गए हैं, या फिर वहां पर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका कारोबार किया जा रहा है, जैसे कि सेल और परचेजिंग का। तो इसमें जानते हम क्या है, इसमें सब क्लोज फर्स्ट में बताया गया है कि इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो इसमें डीएम है और जो एसडीएम है और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ए थिंग्स नेसेसरी, उसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी पर्सन के थ्रू, और फिर आफ्टर इंक्वायरी उसको ये लगता है, उसको ये जरूरी लगता है, हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो इंफॉर्मेशन मिली है किसी प्लेस से रिलेटेड जहां पर यूज किया जा रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी का, जो कि वहां पर उसको सेल किया जा रहा है और डिपॉजिट किया जा रहा है, जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचा और खरीदा जा रहा है किसी प्लेस पर, और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होते हैं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का मतलब होता है जो कि बताया गया इसके सब क्लोज 2 में, उसको हम आगे बताएंगे ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होते हैं। टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, अगर कोर्ट को ये जरूरी लगता है कि जहां पर जो प्लेस है वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया जा रहा है और जो सेल किया जा रहा है, और वहां पर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है जो कि इस इंटरसेक्शन यूज किया जा रहा है, और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिट इट एनी प्लेस ही मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक इज कांस्टेबल। तो वो किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो सर्च वारंट इशू कराए वहां पर जाकर, ठीक है, वहां पर ऑथराइज कर देती है किसी भी ऑफिसर को जिसकी रैंक होगी कांस्टेबल, मतलब कि रैंक ऑफ ए कांस्टेबल होगा, उससे ऊपर की रैंक को के ऑफिसर को वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए दिया जा सकता है। वो कांस्टेबल की रैंक से नीचे नहीं होगा ऑफिसर। तो इसके जो सब क्लोज ए है, इसमें बात की गई टू एंटर विद सच असिस्टेंट एज में भी रिक्वायर्ड सच प्लेस, जो ऑफिसर है जिसको डायरेक्शन दी गई है कि वो एग्जीक्यूट कराए सर्च वारंट, वो एंटर कर सकते हैं किसी भी प्लेस में जहां पर उसको ऑथराइज किया गया कि उस प्लेस में जाकर उसको सर्च करना है, तो वो असिस्टेंस ले सकता है, कोई भी असिस्टेंस ले सकता है अगर उसको किसी भी चीज़ की हेल्प है, कोई भी रिक्वायरमेंट है। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में बताया गया टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, और जो वारंट में स्पेसिफाई किया गया उसके थ्रू ही उसको चलना है, मतलब कि जो भी कोर्ट ने उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि किस तरह से उसको सर्च करनी है, तो उसी तरह से वो सर्च करेगा। और जो सी क्लोज है टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड, अगर उस ऑफिसर को उस प्लेस पर कोई चीज मिलती है, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिलता है, तो उसको पोजेशन में ले लेगा, विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर उसको लगता है, उसको संदेह होता है, सस्पेक्टेड है कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है वो, या फिर वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, टू विच द सेक्शन अप्लाइज, तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई हो जाएगा, वो उसको सीज कर लेगा, उसको मतलब कि जब्त करके रख लेगा अपने पास, उसको अपने पोजेशन में ले लेगा। तो इसमें डी क्लोज है टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर मजिस्ट्रेट, जो उसको वहां पर आर्टिकल मिले, जो भी प्रॉपर्टी मिली है वो कन्वे कराएगा किसको, मजिस्ट्रेट को, वो उसको बताएगा उस बारे में मजिस्ट्रेट को, जो भी उसको वहां पर थिंग्स मिली है, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, और जो ऑफिसर है वो अगर उसको लगता है कि उसको वहीं पर खड़े रहकर उसका मतलब कि गार्डिंग करनी है, मतलब कि उसकी रखवाली करनी है, तो वहीं पर वो ऑफिसर खड़ा होकर उसकी रखवाली कर सकता है जब तक कि उस ऑफेंडर को, जो ऑफेंडर है वहां पर वो मिला है उस प्लेस पर, जब तक कि उसको और जो अदर थिंग्स है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए, वो उसकी वहां पर खड़े होकर रखवाली कर सकता है एज अ गार्ड। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को किसी सेफ्टी प्लेस पर रखा जा सकता है, किसी को भी हैंड ओवर किया जा सकता है जहां पर उस जो वहां पर उसको आर्टिकल मिले, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल और जो अदर थिंग्स मिली है, उसको वो किसी प्लेस
सेफ्टी जो सेफ्टी वाला प्लेस है वहां पर उसको भेज देगा ताकि उसको सेव करके रखा जा सके, किसी को हैंड ओवर कर देगा जहां पर वो सेफ रहे। अब आते हैं हम सब क्लॉज ई में। सब क्लॉज ई में क्या कहा गया है, टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट। और जो ऑफिसर है वो उस जो आर्टिकल ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिले उसको वहां पर जो अदर डॉक्यूमेंट मिले हैं जो फोर्स डॉक्यूमेंट हैं वो उसको कस्टडी में ले लेगा और कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और पेश तो करेगा। और जो वहां पर वो पर्सन मिले हैं उनको उस प्लेस पर, एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, जो भी वहां पर पर्सन मिले हैं, जो भी व्यक्ति उस प्लेस से जुड़े थे, उन सभी को कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा वह ऑफिसर जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है वारंट। एंड हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रीवी टू द डिपॉजिट, तो ऑफिसर को अपीयर होता है कि वो जो डिपॉजिट किए गए हैं वहां पर सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी स्टोलन प्रॉपर्टी और आर्टिकल जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल थे, तो वह वो उसी से रिलेटेड है, उन पर्सन से रिलेटेड, तो वह मजिस्ट्रेट के सामने जरूर पेश करेगा उनको, तो उसको उन पर्सन्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और हैविंग रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको ये रीजनेबली सस्पेक्ट होता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी ही है। एज द केस में बी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, जैसे कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मैंने बताया था इस सेक्शन में अप्लाई होगा, वह ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल भी है। मतलब कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या फिर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फोर्स डॉक्यूमेंट वहां पर मिलते हैं और वहां पर जो पर्सन मौजूद हैं उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा वह पर्सन। कौन? वह ऑफिसर जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया है सर्च वारंट। तो जो भी उसको थिंग्स मिलती हैं प्लेसेस पर या फिर कोई पर्सन मिलता है तो उन सभी को मजिस्ट्रेट के सामने लाकर पेश किया जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट क्लोज हो गया सेक्शन 94 में। अब हम आते हैं सब क्लोज 2 में। 94 के क्लोज 2 में द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, जो मैंने ऊपर बताया कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिलते हैं। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का इसमें मतलब बताया कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें ए पॉइंट है काउंटरफिट कॉइन, जो कि नकली कॉइन होते हैं, नकली कॉइन बनाने का कारोबार किया जा रहा है, तो वह भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंडर आते हैं। द पीसेज ऑफ मेटल मेटल इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मेटल टोकन्स एक्ट, जो मेटल टोकन्स एक्ट है 1889 का, अगर उसके अंदर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शंस का तो भी वह ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंदर आएगा। और ब्रॉट इनटू द इंडिया कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम इन फोर्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट जो कि 1962 में आया था, इनका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो भी वह ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंडर आएगा। सी क्लोज है काउंटरफिट करेंसी नोट या फिर काउंटरफिट स्टाम्प, जो कि काउंटरफिट करेंसी नोट्स होते हैं, जो कि नोट्स होते हैं वो नकली बनाए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की स्टाम्प्स होती है उसको काउंटरफिट किया जा रहा है, उसको नकली स्टाम्प बनाया जा रहा है, तो भी वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंडर आएंगे। डी पॉइंट है फोर्स डॉक्यूमेंट, जो फोर्स डॉक्यूमेंट है वो भी नकली डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं तो भी वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंडर आएंगे। या फिर फॉल्स सील्स बनाई जा रही है गलत तरीके से। एफ पॉइंट है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, जो कि 292 ऑफ द आईपीसी, जो 292 ऑफ द आईपीसी के अंडर जो प्रोविजन है, जो ऑब्सीन बुक्स होती हैं उसको सेल किया जा रहा है सेक्शन 292 के अंडर, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, तो वो भी एक ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंदर आती है, वो जो ऑब्सीन बुक्स सेल की जा रही है या ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। और जी क्लोज है इसमें इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लोज ए टू एफ, जो हमने ए टू एफ जो हमने इसमें पॉइंट पढ़े हैं इन सभी में इन क्लोजेज में इंक्लूड होंगे और वो मटेरियल जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने और उनको मैं ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, जो भी हमने ए टू एफ के अंदर जो हमने क्लोजेज के अंदर पढ़े हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 95 में। सेक्शन 95 में बात की गई है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। इसमें पावर दी गई है किसी पब्लिकेशन को फॉरफिट करने के लिए। पब्लिश की गई है किसी न्यूज़पेपर में, किसी डॉक्यूमेंट में पब्लिकेशन की गई है तो उसको फॉरफिट किया जाता है टू इशू सर्च वारंट। पहले उसको सर्च वारंट किया जाएगा और फिर जो सर्च वारंट में उसको जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है न्यूज़पेपर में मिलता है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, तब जाकर फिर उसको जब्त किया जाएगा उस जो पब्लिकेशन की गई है अंडर न्यूज़पेपर और जो कोई किसी डॉक्यूमेंट में। तो इसमें क्या आता है वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक्स, किसी बुक्स में या किसी न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश की गई है कोई बात, ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट या फिर कोई डॉक्यूमेंट में पब्लिश की गई है, वेयर एवर प्रिंटेड
appears to the state government to contain any matter of the publication of which the punishable under section 124A, section 153 और section 153B, 292, 293 और section 295A of the IPC। देखिए इसमें ये बात की गई, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये अपियर होता है कि जो पब्लिकेशन की गई है वो वायलेट कर रहे हैं सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 124 है जो कि सेडिशन से रिलेटेड है, 92 है, 293 जो भी मैंने सेक्शन बताया आईपीसी के, ये सभी अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ये इन सेक्शन का वायलेशन हो रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन टेकिंग द ग्राउंड ऑफ इट्स ओपिनियन, जो नोटिफिकेशन जो डिक्लेरेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट उस जो डॉक्यूमेंट है और जो पब्लिकेशन किया गया है अंडर न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट में, तो उसके ग्राउंड्स के बेस पर पहले अपने ग्राउंड्स बताएगी कि वह क्यों ये डिक्लेरेशन कर रही है, क्यों उनको फॉरफिट कर रही है डॉक्यूमेंट को, पहले उनके ग्राउंड्स बताएगी तब जाकर वह उनको फॉरफिट करेगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, वो डिक्लेयर क्या करती है, जो कॉपी होती है ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर में होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए और जो उसकी सभी कॉपीज होती है, कंटेनिंग सच मैटर, जो कंटेन किए गए हैं, जो उसमें मैटर लिखा गया है, एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक, जो बुक्स की जो सभी कॉपीज होती है, और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड, जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उनको फॉरफिट कर लेगी गवर्नमेंट अपने पास, जो गवर्नमेंट है वो उसको अपने पास फॉरफिट कर लेगी, एंड द रिपोर्ट एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम, या सीज कर दिए जाएंगे द सेम वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, जो इंडिया में फाउंड किए गए हैं जो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिकेशन की गई है, एंड एनी मजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथराइज, और जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है, और जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि वह सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराए, उसको सर्च वारंट करने के लिए ऑथराइज कर सकता है, लेकिन जो वो पुलिस ऑफिसर होगा वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होगा, वह ऊपर का ही होगा। टू एंटर अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रोमिसेस, तो वह इंस्पेक्टर होगा वो एंटर कर सकता है कि किसी भी प्लेस पर, ताकि वो सर्च कर सके फॉर द इन द प्रीमिसेस, वह प्रीमिसेस में जाकर किसी हाउस या फिर किसी लैंड्स में जाकर वो सर्च कर सके, वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट में बी और मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड, अगर उसको जो ऑफिसर है जिसको डायरेक्ट किया गया है जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं है, उसको ऑथराइज किया गया है वारंट सर्च वारंट इशू कराने के लिए, तो वह किसी भी प्लेस में जाकर एग्जीक्यूट करा सकता है, और जो भी उसको वहाँ पर डॉक्यूमेंट मिलते हैं वह उसको रीजनेबली सस्पेक्ट होता है, उसको संदेह होता है कि यह डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन में आए गए हैं और उनको वह फॉरफिट उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उसको फॉरफिट करना है, तो वह फॉरफिट कर सकता है। अंडर ये जो हमारा फर्स्ट क्लोज था सेक्शन 95 में, इसमें ये बात की गई है। 95 का क्लोज 2 है, क्लोज 2 में बात की गई इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 96, जो 96 में हमने बात की थी, क्लोज 2 में ये बात की गई जो 96 सेक्शन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा सेक्शन 96 में, और जो ये हमने सेक्शन 95 पढ़ा है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक हैव द सेम मीनिंग एज अ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, तो इन सभी का मीनिंग हैव द सेम मीनिंग, दोनों के एक ही मीनिंग है, किसमें, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। और जो बी क्लोज है डॉक्यूमेंट इंक्लूड एनी पेंटिंग, इसमें डॉक्यूमेंट इंक्लूड होंगे जो कि पेंटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू या फिर फोटोग्राफ या फिर अदर विजिबल रिप्रेजेंटर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे अंडर क्लोज बी सब क्लोज 2 में, क्लोज 2 में। अब हम आते हैं सब क्लोज 3 में, जो हमारा 95 सेक्शन का क्लोज 3 है, इसमें बताया कि नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 96। 95 क्लोज है क्लोज 3, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई कि अगर फॉरफिट करती है स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को, बुक्स को, न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किए गए हैं उन सभी की कॉपी को फॉरफिट कर लेती है, और अगर किसी पर्सन का उसमें वायलेशन हो रहा है, उसके इंटरेस्ट का वायलेशन हो रहा है और उस पर्सन को लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट का वायलेशन है, तो अगर वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना चाहता है तो वो उसके अगेंस्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता है, कोई कोर्ट में उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं डाल सकता है जो फॉरफिट किए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए वह कहीं भी मतलब कि कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे 96 सेक्शन है, जो हम आगे पढ़ेंगे 96 सेक्शन में, उसके पास वह ऑप्शन होता है 96 सेक्शन के अकॉर्डिंग वह
जा सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा वो, ठीक है। 96 सेक्शन के अकॉर्डिंग वह हाई कोर्ट में जाकर जो फॉरफिट किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट उसको सेट असाइड करा सकता है। चलिए जानते हैं सेक्शन 96। सेक्शन 96 में बात की गई है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, मतलब कि जिस पर्सन का इंटरेस्ट वायलेशन हो रहा है वह हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, जो फॉरफीचर किए गए हैं, जो डिक्लेरेशन दी गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट उसको सेट असाइड कराने के लिए। जो इसका फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बात की गई है एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, अगर किसी पर्सन का किसी न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट है और बुक और जो अदर डॉक्यूमेंट है उसका इंटरेस्ट वायलेशन हो रहा है और उस पर्सन को ये लगता है कि उसमें कोई पब्लिकेशन नहीं की गई थी, जो हमने सेक्शन 95 के क्लोज फर्स्ट में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सेक्शन जो आईपीसी के सेक्शन 124A जो सेडिशन से रिलेटेड है, या फिर 153A, 292, 153B, 293, 295A का अगर वायलेशन हो रहा है, अगर उस पर्सन को ये लगता है कि उसमें कोई ऐसा वायलेशन नहीं है तो वह एप्लीकेशन लगाएगा हाई कोर्ट में उसको सेट असाइड कराने के लिए, जो फॉरफिट किए गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट, जो इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है उस पर्सन का। रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 95, जैसे कि हमने सेक्शन 95 में पढ़ा था, उसके जो डॉक्यूमेंट है उसको फॉरफिट कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 95 के अकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ सच डिक्लेरेशन। तो वह पर्सन जब से स्टेट गवर्नमेंट ने उन डॉक्यूमेंट को फॉरफिट किए थे तब से उस डेट से लेकर के आने वाली 2 महीने के अंदर मतलब कि 2 महीने के अंदर से जिस डेट से डिक्लेरेशन किया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट उन डॉक्यूमेंट को फॉरफिट कराने के लिए, तो उससे 2 महीने के अंदर वह पर्सन एप्लीकेशन लगा सकता है हाई कोर्ट में, ताकि वह जो सेट असाइड करा सके उस जो फॉरफिट किए गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अप्लाई टू हैकर टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो उस पर्सन को उसके ग्राउंड देने पड़ेंगे कि उसको जो सेट असाइड क्यों करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्यूमेंट जो इंटरेस्ट वायलेट रहा है उसके इंटरेस्ट वायलेट होने का रीजन भी उसको ग्राउंड देने पड़ेंगे, तब जाकर हाई कोर्ट उसमें यह देखे कि उसको सेट असाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। or the book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such matter as referred to sub clause first or section 95, जैसे कि सेक्शन 95 क्लोज फर्स्ट में हमने पढ़ा था, उसी तरह से अगर उसको फॉरफिट कर लेते थे तो वह हाई कोर्ट में जो डिक्लेरेशन किए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जो फॉरफिट किए गए थे डॉक्यूमेंट उनको सेट असाइड करा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू हाई कोर्ट में डालकर। तो ये फर्स्ट क्लोज था। अब हम आते हैं सब इसके क्लोज 2 में, जो सेक्शन 96 का क्लोज 2 है उसमें बात की गई है एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस। जो एप्लीकेशन है वो लगाई गई है हाई कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट है हाई कोर्ट में कितने जज उस एप्लीकेशन को सुनेंगे उसको देखेंगे, तो उसमें हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, उसमें 3 जज से ऊपर एप्लीकेशन लगाई गई सेट असाइड कराने के लिए जो फॉरफिट किए गए डॉक्यूमेंट को, उसमें जो जजेस होता है कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जो जजेस होंगे उनके उसमें 3 या 3 से ज़्यादा जजेस होंगे जो कि उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर उसमें 3 जज से ज़्यादा नहीं है तो फिर एक स्पेशल बेंच कंपोस्ट की जाएगी, मतलब कि बनाई जाएगी जो जिसमें 3 जज होंगे। और वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जज, और जिस हाई कोर्ट में 3 जज से कम कंसिस्ट है उसमें जजेस, तो सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो स्पेशल बेंच कंपोज करेगी उसमें ऑल जजेस, उसमें जितने भी जजेस होंगे उसको बाय मेजोरिटी उसमें देखा जाएगा कि किसकी मेजोरिटी है, उसी मेजोरिटी के थ्रू उसमें सेट असाइड की जाएगी एप्लीकेशन। अगर 3 जज है तो 3 जज में से अगर 2 जज चाहते हैं कि उसमें सेट असाइड की जानी चाहिए जो फॉरफिट किए गए डॉक्यूमेंट को, तो वह डिसीजन माना जाएगा। ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, जो हमारे सब क्लोज जो हमारे 96 का क्लोज 3 है इसमें बात की गई है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर। जो हियरिंग सुनी जा रही है एप्लीकेशन जो डाली गई है हाई कोर्ट में टू एनी न्यूज़पेपर से रिलेटेड, जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की गई है, तो उस न्यूज़पेपर की कॉपी होती है
वो दी जाएगी इन एविडेंस, कहाँ पर, हाई कोर्ट में, ताकि वो देख सके उस जो न्यूज़पेपर की कॉपी में क्या ऐसा क्या लिखा, क्या मैटर था जो जिस पर स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट जो फोरफिट किया है, जो डिक्लेरेशन दिया है, वो क्यों दिया। इन एड ऑफ द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेंट इन, ताकि जो कोर्ट है उसमें देख सके क्या उसमें क्या वर्ड मेंशन किए गए, क्या साइंस से, क्या विजिबल रिप्रेजेंटेशन दी गई है जो वायलेशन कर रही है, जो हमारे सेक्शन 95 क्लोज फर्स्ट में दिए गए थे सेक्शंस, आईपीसी के सेक्शंस जो उसमें दिए गए थे, क्या उनका वायलेशन हो रहा है। कंटेंट इन सच न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डिक्लेरेशन फॉर फीचर वॉज मेड, किसके रिस्पेक्ट में जो डिक्लेरेशन दी गई है फॉरफिट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वही आएगा जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, उसकी कॉपी जाएगी कहाँ पर, हाई कोर्ट में, ताकि कोर्ट उस पेपर की कॉपी में देख सके कि उसमें क्या साइंस विजिबल रिप्रेजेंटेशन क्या उसमें मेंशन किए गए हैं। जो 96 का क्लोज 4 है, क्लोज 4 में बात की गई है द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और द बुक और द डॉक्यूमेंट, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती है कि जो इशू है न्यूज़पेपर और जो बुक है और जो अदर डॉक्यूमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन हैज बीन मेड, जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई गई है हाई कोर्ट में, एनी सच मैटर एज रेफर्ड इन सब क्लोज फर्स्ट सेक्शन 95, जो कि सेक्शन 95 के क्लोज फर्स्ट में प्रोवाइड किया गया था, सेटिस्फाइज द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। तो हाई कोर्ट को लगता है कि वो अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं था जो वायलेशन कर रहा है सेक्शन 95 का क्लोज फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग जो उसमें सेक्शन दिया है आईपीसी का, अगर उसका कोई वायलेशन नहीं है तो कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर देगी उस फॉरफीचर को जो डिक्लेरेशन दी गई है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 4 क्लोज में सिर्फ ये था। अब आते हैं 5th क्लोज में। 5th क्लोज में बात की वेयर देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दोज जजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था 96 के क्लोज 2 में उसमें बात की गई थी 3 जज से ऊपर उसमें बेंच होगी या फिर 3 जज होगी या फिर स्पेशल बेंच उसमें कंपोस्ट की जाएगी फॉरफीचर से जो डॉक्यूमेंट फॉरफिट किए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड जो डिसीजन देना है तो उसमें कैसे डिसीजन दिया जाएगा, उसमें मेजोरिटी देखी जाएगी कि कौन सा जज मतलब कि कितने जज उसके फेवर में है, उसको सेटिस्फाइड उस एप्लीकेशन के थ्रू सेटिस्फाइड कराने के लिए जो फॉरफिट किए गए बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो मेजोरिटी उसमें देखी जाएगी। सेक्शन 97 क्या बात करता है, सर्च वारंट फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, मतलब कि जो सेक्शन 97 है अगर इसमें बात की गई कि सर्च वारंट इशू किया जा सकता है अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है। इसमें पढ़ते हैं इफ एनी डीएम एसडीएम और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड, अगर इन कोर्ट को अगर लगता है कि किसी पर्सन को कन्फाइंड किया गया है, अगर कोर्ट को लगता है कि उसको कोर्ट को बिलीव होता है कि किसी पर्सन को कन्फाइंड किया गया है अंडर सच दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस, और कोर्ट को ये भी लगता है कि जो कन्फाइंड किया गया है वो एक ऑफेंस है जो कि अंडर आईपीसी प्रोवाइड किया गया कन्फाइनमेंट से रिलेटेड, ही मे इशू सच वारंट, तो जो डीएम एसडीएम और जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो सच वारंट इशू कर सकते हैं। एंड द पर्सन टू वोम सच वारंट इज डायरेक्टेड एनी सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो जो एंड द पर्सन टू वोम सच वारंट, जिस पर्सन को वारंट डायरेक्ट किया गया है वो जिस किसी ऑफिसर को वो जो सर्च वारंट है वो डायरेक्ट किया गया है सर्च करेगा उस प्लेस पर जाकर जिस प्लेस पर वह कन्फाइंड किया गया है, या फिर जनरल सर्च जो हमने पढ़ा था उसमें जनरल इंस्पेक्शन होती है जैसे, तो वह भी उसको डायरेक्शन दे सकती है कि वह कर सकती हैं किसी भी प्लेस पर। एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयरविद, जो सर्च वारंट दिया गया है बाय द कोर्ट और उस कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी गई है कि किस तरह से उसको सर्च करनी है, तो वह उसके अंडर ही वह सर्च करेगा। एंड द पर्सन इफ फाउंड, और सर्च करने के बाद अगर वह पर्सन मिल जाता है, शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, तो उस पर्सन को इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हु शैल मेक सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर। सेक्शन 97 में सिर्फ यही बात की गई है, और इसका एक वायलेशन भी होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 32 में 5 रेट्स हैं। 5 रेट्स में से हैबियस कॉर्पस की एक रेट्स होती हैं जो हाई कोर्ट में डाली जाती है, ताकि किसी पर्सन को अगर रॉन्गफुली डिटेन किया गया है, रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है, तो जो हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड भी सर्च वारंट इशू कर सकती है उस पर्सन को कोर्ट में पेश करने के लिए। तो हैबियस कॉर्पस एक फंडामेंटल राइट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जा सकती है।
226 के अकॉर्डिंग आर्टिकल बात करता है जो 5 रिट्स होती है वो हम हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, और जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 5 रिट्स प्रोवाइड की, जिसमें से एक हैबियस कॉर्पस होती है जो कि प्रोड्यूस करना होता है जो पर्सन रोंगफुली कन्फाइंड किया गया है। सेक्शन 97 सिंपल से ये बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 98। सेक्शन 98 बात करते हैं पावर टू कंपल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। अगर किसी फीमेल को अबडक्ट कर लिया जाता है उसको तो उसको रिस्टोर करने के, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में उसको रोंगफुली कन्फाइंड भी किया जा रहा है, रोंगफुली रिस्टेंट भी किया जा रहा है 98 में। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ऑथ, अगर किसी पर्सन ने कंप्लेंट किया है और वो मेड ऑन ऑथ है, किसी पर्सन की ओथ पर वह कंप्लेंट की गई है ऑफ द अबडक्शन, किससे रिलेटेड, अबडक्शन से रिलेटेड या फिर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वुमन, किसी वुमेन को अबडक्ट किया गया है या फिर अनलॉफुल डिटेंशन किया जा रहा है उसको, और ए फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, जो फीमेल चाइल्ड है वो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, उसको अगर अबडक्ट किया गया है या फिर उसको रोंगफुली कन्फाइंड किया गया है फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज, किस पर्पज के लिए, अनलॉफुल पर्पज के लिए, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो एसडीएम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसके पास ये पावर है कि वो मेक सच एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन, वो ऑर्डर दे सकती है उसको रिस्टोर कराने के लिए इमीडिएटली ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी, जो उस वुमेन की लिबर्टी को हार्म किया जा रहा है उससे उसको वायलेशन रोकने के लिए, उसका वायलेशन रोकने के लिए, ताकि वुमेन को रिस्टोर किया जा सके, और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, और जब वह जो फीमेल चाइल्ड है, वुमेन है, उसको किसको सौंप दिया जाएगा, फिर उसके पेरेंट्स, हस्बैंड, गार्जियन और जो अदर पर्सन लिविंग है जो उसकी फैमिली में से ही है या फिर उसको नॉन में है, तो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एंड में कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर, तो इस जो ऑर्डर दिया गया है उसको कंप्लायंस करने के लिए उसको कंपेल किया जा सकता है किसी भी पर्सन को, यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, जिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी गई कि वह इसको रिस्टोर कराए, एंड जो वारंट दिए गए हैं किसी फीमेल को, किसी चाइल्ड को अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है जिसकी, उसको रिस्टोर कराना है किसी कन्फाइंड, जो जिस पर्सन ने उसको कन्फाइंड किया करके रखा है, तो वह जो वारंट है वो एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई भी हेल्प ले सकता है, बाय फोर्स भी कर ले सकता है, अगर उसको फोर्स की जरूरत है तो वो फोर्स की भी जरूरत उसमें हेल्प ले सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 98 कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेक्शन 93 टू सेक्शन 98 जो सर्च वारंट से रिलेटेड था ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च, जो जनरल प्रोविजन दी गए हैं सर्च से रिलेटेड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।